इसको थोड़ा सा आगे कर देंगे तो नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। तकनीक और नवाचार के नए दौर में प्रवेश कर रही है भारत की कृषि। केंद्र सरकार कृषि मशीनीकरण पर उप मशीन योजना द्वारा छोटे और सीमांत किसानों तक पहुंचा रही है मशीनों की ताकत। हरियाणा सरकार किसानों को मुफ्त में देगी पूसा डीकंपोजर पाउडर। पाउडर पराली और सब्जियों के अवशेष को खाद में बदल देता है। डीकंपोजर पाउडर पराली जलाने की घटनाएं कम होने की उम्मीद, बढ़ेगी किसानों की आय। उत्तर प्रदेश सरकार बागवानी और पौधशाला स्थापना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किसानों और युवाओं को दे रही है मुफ्त माली प्रशिक्षण। आत्मनिर्भरता और तकनीकी कौशल बढ़ाने की दिशा में सरकार की पहल। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आज गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना। दक्षिणी राज्यों में भी बारिश की संभावना के साथ साथ उत्तराखंड में आज हल्की बारिश के आसार। समाचार विस्तार से। भारत की कृषि तकनीक और नवाचार के नए दौर में प्रवेश कर रही है। खेतों में मशीनों की ताकत अब सिर्फ बड़े किसानों तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि सरकार की कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन के जरिए छोटे और सीमांत किसानों तक भी पहुंच रही है। आइए देखते हैं ये मिशन कैसे बदल रहा है किसानों का जीवन और इसमें सहकारिता संस्थाओं की क्या भूमिका है। भारत की कृषि परंपरागत तरीकों से आगे बढ़कर अब तकनीक और मशीनीकरण की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है। सरकार का लक्ष्य है हर किसान तक आधुनिक मशीनों की पहुंच। केंद्र सरकार की कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन योजना के तहत अब ट्रैक्टर, पावर टिलर, रीपर, थ्रेशर, ड्रोन और स्मार्ट सेंसर जैसी मशीनें भारतीय खेती की पहचान बन रही हैं। ये योजना किसानों की मेहनत को कम और उत्पादकता को ज्यादा करने की पहल है। इसके तहत किसानों को खेती के लिए जरूरी उपकरण और आधुनिक मशीनें सब्सिडी पर उपलब्ध कराई जा रही हैं, ताकि खेतों में श्रम की कमी पूरी की जा सके, उत्पादन बढ़ाया जा सके और लागत घटाई जा सके। सहकारी समितियां और किसान उत्पादक संगठन मिलकर मशीनरी बैंक और कस्टम हायरिंग सेंटर चला रहे हैं। इससे मशीनों का साझा उपयोग संभव हो रहा है और किसानों के बीच सहयोग की भावना भी मजबूत हो रही है। जो आपकी कृषि यंत्र है उसमें सब्सिडी मिलता है, पर उसके लिए सिर्फ सब्सिडी देना ही एक काम नहीं है, पहले कुछ टेस्टिंग वगैरह भी करना पड़ता है। केंद्र सरकार ये करते हैं, टेस्ट करते हैं, सब्सिडी देते हैं और जैसे मैकेनाइजेशन को बढ़ावा देते हैं। सभी राज्य में अलग अलग है, सब वर्ग में अलग अलग है। जैसे आपकी 40% से लेकर के आपकी 100% तक भी सब्सिडी है। 40% जैसे अनरिजर्व जो जनरल कैटेगरी के हैं उनको मिलते हैं। पिछड़े वर्ग के लिए कुछ अलग ये रेट है और साथ साथ आपकी जैसे पूर्वोत्तर राज्यों के लिए वहाँ सब्सिडी का मात्रा ज़्यादा है। कृषि मशीनीकरण अब सिर्फ तकनीक का नाम नहीं, बल्कि किसानों की आर्थिक स्वतंत्रता और सामूहिक सहयोग का प्रतीक बन चुका है। सहकारिता के साथ मिलकर ये मिशन ग्रामीण भारत में कम मेहनत, ज्यादा उत्पादन की दिशा में एक क्रांति साबित हो रहा है। कृषि उत्पादकता में कृषि मशीनीकरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2014-15 में कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन कार्यक्रम का आगाज किया था, जिससे हमारे किसान भाई लाभान्वित भी हो रहे हैं। किसान समाचार के लिए कैमरा पर्सन विकी राजपूत के साथ मैं शमीम अख्तर, दिल्ली। डीडी न्यूज़ अरुणाचल की एक टीम ने हाल ही में पश्चिम कामेंग जिले के दिरांग स्थित ICAR केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान के क्षेत्रीय केंद्र का दौरा किया। इस दौरान टीम ने संस्थान के सब्जी वैज्ञानिक डॉक्टर प्रदीप कुमार N से बातचीत की और वहां चल रहे बागवानी अनुसंधान व विकास कार्यों की जानकारी ली। ये केंद्र केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।
इस केंद्र में शीतोष्ण जलवायु में उगाई जाने वाली फलों और सब्जियों की उन्नत संकर किस्मों के विकास का एक प्रमुख अनुसंधान केंद्र है। यहाँ पर मुख्य रूप से सेब, अखरोट, कीवी, पार्सिमोन, स्ट्रॉबेरी, एवोकाडो, फूलगोभी, लेटस और शीतोष्ण ऑर्किड पर काम किया जा रहा है। संस्थान ने अपनी एक विशेष उपलब्धि के रूप में कद्दू खीरा नामक खीरे का संकर जर्म प्लाज्म विकसित किया है, जो अपनी मिठास और निर्यात क्षमता के लिए प्रसिद्ध है। दिरांग का ये क्षेत्रीय केंद्र न केवल अनुसंधान का केंद्र बन रहा है, बल्कि ये पूर्वोत्तर भारत में शीतोष्ण बागवानी की नई क्रांति की नींव भी रख रहा है। Our ICR CATH regional station Dirang, it is located at the Dirang, Arunachal Pradesh. We have a good laboratory facilities, including molecular lab facility and also biochemical lab facility also we have. Here also we having the PEQ, plant quarantine facility. Whatever the planting materials coming from the different countries, first we will screen and we will scrutinize that don't have any kind of diseases and pests which are invasive. We will screen and we will certify that and we will give to the farmers. Those kind of facilities also we have. It is under the construction process. Hopefully within 1 or 2 years it will also constructed. उत्तर प्रदेश सरकार किसानों और युवाओं को बागवानी एवं पौधशाला स्थापना के लिए निःशुल्क माली प्रशिक्षण दे रही है। ये प्रशिक्षण उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत वर्ष 2025-26 में आयोजित किया जा रहा है। राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने बताया कि ये कार्यक्रम आत्मनिर्भरता और तकनीकी कौशल बढ़ाने की दिशा में सरकार की पहल है। प्रशिक्षण की अवधि 50 दिन होगी। प्रतिभागियों को भोजन, आवास, प्रशिक्षण सामग्री व एक बार आने जाने का किराया विभाग की ओर से मिलेगा। राज्य के विभिन्न औद्यानिक प्रशिक्षण केंद्रों बस्ती, मलिहाबाद, प्रयागराज, सहारनपुर, आलमबाग, लखनऊ और कन्नौज में ये प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवारों की आयु 1 जुलाई 2025 तक 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए और न्यूनतम योग्यता कक्षा 5 पास है। आवेदन पत्र के साथ आवश्यक प्रमाण पत्र लगाकर 10 नवंबर 2025 शाम 5 बजे तक राजकीय उद्यान आलमबाग में जमा करने होंगे। चयन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा। हरियाणा सरकार पराली से खाद बनाने के लिए किसानों को पूजा डिकम्पोजर वेटेबल पाउडर मुफ्त में देगी। इसके लिए 75,000 पैकेट की खरीद को मंजूरी दे दी गई है। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने बताया कि ये पाउडर पराली, सब्जियों के अवशेष और अन्य कृषि कचरे को कुछ ही दिनों में उच्च गुणवत्ता वाली खाद में बदल देता है। इससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ेगी और रासायनिक खाद पर निर्भरता घटेगी। 1 एकड़ के लिए 1 पैकेट पर्याप्त होगा। पहले चरण में 75,000 एकड़ धान क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाएगा। सरकार को उम्मीद है कि इससे पराली जलाने की घटनाएं घटेंगी और किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी। ये तकनीक इस साल प्रयोगात्मक रूप में लागू की जा रही है। परिणाम संतोषजनक रहे तो अगले वर्ष इसे बड़े स्तर पर अपनाया जाएगा। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा है कि देश के कृषि क्षेत्र को भविष्य के लिए तैयार करने वाला ये महत्वपूर्ण ब्लूप्रिंट है। वे नीति आयोग की नीति फ्रंटियर टेक हब द्वारा तैयार रिपोर्टिंग री इमेजिनिंग एग्रीकल्चर अ रोड मैप फॉर फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैंड ट्रांसफॉर्मेशन के लॉन्च अवसर पर बोल रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये रोड मैप किसानों के हित में टेक्नोलॉजी आधारित विकास को बढ़ावा देगा। इसमें डाटा कनेक्टिविटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटेलिजेंस सिस्टम को कृषि से जोड़ने का विजन है। उन्होंने कहा कि ये डॉक्यूमेंट गुजरात के टेक्नोलॉजी ड्रिवन डेवलपमेंट विजन से पूरी तरह मेल खाता है। उन्होंने बताया कि सूरत इकोनॉमिक रीजन देश के 4 ग्रोथ हब में शामिल है, जहां 6 जिलों में विकास कार्य शुरू हो चुके हैं। गुजरात ने नीति आयोग की तर्ज पर अपना थिंक टैंक गुजरात राज्य इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बनाया है, जिसने रीजनल इकोनॉमिक मास्टर प्लान तैयार किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य में डिजिटल एग्रीकल्चर, ई गवर्नेंस, फार्मर रजिस्ट्री और डिजिटल क्रॉप सर्वे जैसी योजनाएं लागू हैं। किसानों को योजनाओं का लाभ देने के लिए आई पोर्टल विकसित किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि AI और इंटरनेट ऑफ थिंग्स की मदद से अब भूमि की उर्वरता, फसल रोग और पोषक तत्वों की जानकारी तेजी से मिलेगी। नई तकनीक और उपकरणों से खेती की लागत घटेगी और पर्यावरणीय नुकसान भी कम होगा। अगली खबर गुजरात से। गुजरात में बेमौसम बारिश के कारण कई जिलों में किसानों की फसलें खराब हो गई हैं।
मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गिर सोमनाथ जिले के कोडीनार तालुका के कड़वासन गांव और जूनागढ़ जिले के मालिया तालुका के पनिद्रा गांव का दौरा किया। उन्होंने स्थिति का जायजा लिया और प्रभावित किसानों से बातचीत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इस आपदा की घड़ी में पूरी संवेदना के साथ किसानों के साथ खड़ी है। राज्य सरकार किसानों को जल्द राहत देने के लिए प्रतिबद्ध है। सर्वेक्षण के प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार राज्य के 249 तालुकाओं के 16,000 से ज्यादा गांवों के फसलों को नुकसान हुआ है। इनमें से करीब 70% क्षेत्रों में सर्वेक्षण का काम पूरा हो चुका है। फसलों के नुकसान का सर्वेक्षण करने के लिए 4800 से ज्यादा टीमें लगाई गई हैं। सर्वे पूरा होते ही सरकार किसानों के लिए राहत और सहायता पैकेज की घोषणा करेगी। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने असम एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज में डेयरी, पशुपालन और सहकारिता विकास पर 2 दिवसीय सम्मेलन का शुभारंभ किया है। यह कार्यक्रम राजभवन की पहल पर ICAR, NDRI, कृषि मंत्रालय और राज्य के संबंधित विभागों के सहयोग से आयोजित किया गया। राज्यपाल ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि डेयरी और पशुपालन असम की सामाजिक व आर्थिक पहचान का अभिन्न हिस्सा हैं। इन क्षेत्रों का सशक्तिकरण ग्रामीण असम के सशक्तिकरण के समान है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बन चुका है और असम सरकार भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से डेयरी और पशुधन क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति कर रही है। राज्यपाल ने युवाओं और महिलाओं को प्रशिक्षण से जोड़ने पर बल दिया और राज्य को दूध व पशु उत्पादों में आत्मनिर्भर बनाने की आवश्यकता बताई। सम्मेलन में विशेषज्ञों, उद्यमियों और नीति निर्माताओं ने क्षेत्र के विकास पर विचार विमर्श किया। भारत की सौर ऊर्जा की क्षमता 2028 तक लगभग 216 गीगावाट तक होने की उम्मीद बताई गई है। केयरएज एडवाइजरी की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत 2028 तक लगभग 3.5 बिलियन यूनिट बिजली जनरेट करेगा। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम के तहत सौर ऊर्जा का तेजी से विस्तार हो रहा है। 1 मेगावाट सोलर पावर के लिए 1700 से 2200 पैनल स्थापित किए जाने में सुधार हो रहा है। भारत में अब तक लगाए गए सोलर बेस 2015 में 3.9 गीगावाट से सितंबर 2025 तक बढ़कर 127.3 गीगावाट हो गया है, जिसने कुल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में 25% से अधिक का योगदान दिया है। भारत का सोलर PV प्रोडक्ट्स का निर्यात भी 2019 से 2025 की अवधि में 10 गुना से अधिक बढ़ गया है। भारत सोलर पैनल के उत्पादन में एक बड़ा हिस्सा अमेरिका को निर्यात कर रहा है। केयरएज एडवाइजरी का अनुमान है कि 2028 तक भारत को 215 से 220 गीगावाट सोलर कैपेसिटी के लिए लगभग 36 से 47 करोड़ सोलर पैनल की जरूरत होगी। और जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने समग्र कृषि विकास कार्यक्रम के तहत कृषि उद्यमियों के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें 114 से अधिक कृषि उद्यमियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को ज्ञान, नवाचार और डिजिटल उपकरणों से सशक्त बनाना था। उपायुक्त हरविंदर सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। HADP के नोडल अधिकारी सुशील रतन शर्मा ने बताया कि जिले में 115 किसान खिदमत घर स्थापित किए गए हैं। इन खिदमत घरों में समान संख्या में किसान उद्यमियों को रोजगार मिला है। कार्यक्रम में कृषि उद्यम के अध्यक्ष अर्पण सिंह ने बताया कि अब किसानों को योजनाओं का लाभ पाने के लिए अलग अलग कार्यालयों में जाना नहीं पड़ेगा। इस योजना में 29 परियोजनाएं शामिल हैं, जिनके तहत किसान डेयरी, पॉली हाउस, पोल्ट्री या मशीन जैसी सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। कार्यक्रम के दौरान उद्यमियों को CSC ऑनबोर्डिंग डिवाइस और POS मशीनें भी दी गई हैं, ताकि कृषि क्षेत्र में डिजिटल भुगतान और ई-गवर्नेंस को बढ़ावा मिल सके। उपायुक्त हरविंदर सिंह ने कृषि विभाग के प्रयासों और उद्यमियों की भागीदारी की सराहना की तथा टिकाऊ कृषि पद्धतियों और डिजिटल सेवाओं के एकीकरण पर बल दिया। किसान समाचार में आइए अब जान लेते हैं देश में मंडी भाव। सोमवार को दाहोद और अहमदगढ़ मंडी में धान के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला, जबकि
बदायूं और लखीमपुर मंडी में इस दौरान धान के सौदे तेजी के साथ हुए। फिलहाल मंडियों में धान की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। हाजिर भाव को देखें तो एगमार्कनेट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में 1 नवंबर को धान का भाव रहा 1665 रुपए, जो कि 3 नवंबर को बिना किसी उतार चढ़ाव के 1665 रुपए पर ही बरकरार रहा। पंजाब की अहमदगढ़ मंडी में भी धान के सौदे स्थिर भाव पर हुए। यहाँ दोनों दिन यानी 1 और 3 नवंबर को धान का भाव 2389 रुपए पर टिका रहा। उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में धान के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 1 नवंबर को धान का भाव था 2369 रुपए। 3 नवंबर को इसका दाम 31 रुपए बढ़कर 2400 रुपए हो गया। इसी तरह राज्य की लखीमपुर मंडी में भी धान के भाव में तेजी देखने को मिली और यहाँ 3 नवंबर को इसका भाव 10 रुपए बढ़कर 1790 रुपए से 1800 रुपए हो गया। देश में होने वाले बासमती और गैर बासमती चावल का कुल निर्यात 1 करोड़ 62 लाख टन के पार पहुंच गया है। एपिडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2024 में भारत ने कुल 52,42,048 मीट्रिक टन बासमती चावल का निर्यात किया है। इस निर्यात का मूल्य अमेरिकी डॉलर में $5,837 मिलियन आंका गया है। वहीं गैर बासमती चावल के निर्यात की बात करें तो साल 2024 के दौरान भारत ने गैर बासमती चावल का निर्यात 1,11,16,000 मीट्रिक टन से ज्यादा किया है, जिसकी अमेरिकी डॉलर में कीमत $4,470 मिलियन है। नवंबर को सरसों के सौदों में तेजी का रुख देखने को मिला। इन दिनों सरसों की आवक देश की ज्यादातर मंडियों में सामान्य है। एगमार्कनेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 1 नवंबर को सरसों की कीमत 6,300 रुपए, 3 नवंबर को इसके सौदों में 100 रुपए की बढ़त देखने को मिली, जिसके बाद सरसों 6,400 रुपए पर बिकी। वहीं मध्य प्रदेश की गोहद मंडी में भी सरसों की खरीद तेजी के साथ हुई। यहाँ 3 नवंबर को इसका भाव 80 रुपए चढ़कर 6,775 रुपए से 6,855 रुपए पर पहुँच गया। साथ ही कर्नाटक की शिमोगा मंडी में 3 नवंबर को सरसों का कारोबार 8,400 रुपए प्रति क्विंटल पर हुआ। वहीं उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में 1 नवंबर को सरसों का दाम था 6,550 रुपए, जो कि 3 नवंबर को 70 रुपए की चमक के साथ 6,620 रुपए के स्तर पर पहुंच गया। इस साल तिलहनी फसलों में शामिल सरसों की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय द्वारा जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान देश में रबी सरसों की पैदावार 126.06 लाख टन रहने का अनुमान जताया गया है। वहीं पिछले साल इसी अवधि में सरसों की उपज 132.59 लाख टन दर्ज की गई थी। इस तरह इस साल सरसों की पैदावार में करीब 6.53 लाख टन की गिरावट देखने को मिल सकती है। सरसों का तेल और खली घरेलू उपयोग के साथ साथ निर्यात में इस्तेमाल होती है। अनुमान है कि सरसों की पैदावार में आई इस कमी का असर सरसों के बाजार और खाद्य तेलों की कीमतों पर देखने को मिल सकता है। और आइए बात करेंगे मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। उत्तर प्रदेश में तैयार धान की कटाई जारी रखें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मैदानी हिस्सों में तैयार मक्का, ज्वार और उड़द की कटाई करते रहें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान अगेती किस्म के आलू की रोपाई जारी रखें। उत्तर प्रदेश के मध्य हिस्सों में तैयार मूंगफली की खुदाई करें। यहाँ के किसान राई, सरसों, चना और मटर की बुवाई कर सकते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ अगेती आलू की रोपाई भी की जा सकती है। उत्तर प्रदेश के मध्य हिस्सों में टमाटर, प्याज, मिर्च, फूल गोभी और पत्ता गोभी की नर्सरी तैयार करें। बुंदेलखंड वाले इलाकों में उचित नमी की स्थिति को देखते हुए चना, मटर, मसूर और सरसों बोएं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में राई, मटर और लहसुन की बुवाई जारी रखें। यहाँ आलू की रोपाई भी कर सकते हैं। फूल गोभी, बैंगन, टमाटर और मिर्च की रोपाई के लिए भी ये समय उचित है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसान सरसों का साग, बथुआ, मूली, सेम, पालक, मेथी और धनिये की बुवाई करें। हिमाचल प्रदेश के ऊंचे पहाड़ी समशीतोष्ण शुष्क इलाके में टमाटर की तुड़ाई जारी रखें। यहाँ के मध्य पहाड़ी कम नमी वाले क्षेत्र में पत्ता गोभी और फूल गोभी की रोपाई करें। पहले से लगाए गए पौधों में हल्की सिंचाई करें।
यहाँ के किसान प्याज की नर्सरी की बुवाई कर सकते हैं। गेहूं की बुवाई के लिए खेत तैयार करना जारी रखें। निचले पहाड़ी इलाकों में पालक, मेथी, सरसों, शलजम और मूली की बुवाई करें। फूल गोभी, पत्ता गोभी, गांठ गोभी और ब्रोकली की रोपाई के लिए ये समय उचित है। ऊंचे पहाड़ी इलाकों में मिट्टी में सही नमी होने पर लहसुन की रोपाई पूरी करें। यहाँ के किसान मटर की बुवाई का काम करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। शिमला मिर्च की बुआई का समय चल रहा है। सर्दी का मौसम इसकी खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। वैसे शेड में 12 महीने इसकी खेती की जा सकती है। इसकी खेती के लिए सबसे पहले नर्सरी लगाई जाती है। नर्सरी तैयार होने पर इसे मुख्य खेत में रोप दिया जाता है। ज्यादातर हरी शिमला मिर्च बाजार में दिखाई देती है, वरना लाल और पीली शिमला मिर्च की भी अच्छी मांग है। रोपाई करते समय ध्यान रखें कि पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 7 सेंटीमीटर रखें। रोपाई के तुरंत बाद पौध में हल्की सिंचाई जरूर कर लें। उसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई करते रहें। इससे फसल की अच्छी बढ़वार में मदद मिलेगी। सर्दियों में पाले से फसल को नुकसान हो सकता है। पाला लगने से पौध सूख जाती है और झुलस जाती है। इससे बचाव के लिए पौध में सिंचाई जरूर करें। पाला पड़ने पर पौधे में मौजूद पानी जम जाता है और सिंचाई करने से ऐसी स्थिति से बचा जा सकता है। इसके अलावा पाले से फसल को बचाने के लिए 2 ग्राम सल्फर को 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। सल्फर के छिड़काव से पौधों में गर्मी बनी रहेगी। इसके अलावा शिमला मिर्च की फसल में सफेद मक्खी के हमले का खतरा रहता है। इससे बचाव के लिए दवा का छिड़काव विशेषज्ञ की सलाह से ही करें। इसके अलावा सफेद मक्खी से बचाव के लिए नेट हाउस में शिमला मिर्च की रोपाई करना बेहतर रहता है। खेती किसानी के साथ आइए अब नजर डालते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के उत्तराखंड दौरे का आज तीसरा दिन है। आज वे कैची धाम स्थित नीम करोली बाबा के आश्रम गई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने केरल दौरे का आज दूसरा दिन। आज उन्होंने तिरुवनंतपुरम स्थित श्री चित्रा त्रिनुल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी का दौरा किया। बिहार में पहले चरण के चुनाव प्रचार का अंतिम दिन। शाम 5 बजे के बाद उम्मीदवार करेंगे डोर टू डोर कैंपेन। 6 नवंबर को 121 विधानसभा सीट के लिए 1314 प्रत्याशी मैदान में। बिहार चुनाव में भाई भाई की लड़ाई। तेज प्रताप ने तेजस्वी को बताया बच्चा। तेजस्वी की ओर से महिलाओं को 30,000 रुपये देने की घोषणा पर बीजेपी नेता स्मृति ईरानी भी भड़की। कहा यह है आरजेडी का झुंझुना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। केवटी, जाले और औराई विधानसभा सीट के एनडीए प्रत्याशियों के लिए प्रचार। आज से कई राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया के तहत वोटर्स की गिनती का काम। बंगाल में एसआईआर का विरोध करने पर भड़की बीजेपी। कहा असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश में है ममता। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए टिकट रिफंड के नियमों में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने नए नियमों का मसौदा तैयार किया। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।